फ्रेंड्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं, सरकारी और प्राइवेट नौकरी तथा सरकार। इस विषय पर जो वीडियो बनाने का ख्याल बहुत दिन से मन में आ रहा था। हम देख रहे थे कि पहले नियमित रूप से 8,000 10,000 LDC की वैकेंसी आती थी। फिर बैंक में इधर UPA गवर्नमेंट के पीरियड में हम देख रहे थे कि कैसे मतलब 2.5-3 लाख लोगों को नौकरी दी गई बैंकिंग सेक्टर में। रेलवे में पहले एम्प्लाई की संख्या 15 लाख थी, वो भी घट करके अब 12 लाख हो गई है। तो ये सब जो अलग अलग विषय है जिसमें हम देख रहे हैं कि देश में कितनी बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार का समस्या कितना भीषण हो गया है, कैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आज सड़क पर हैं। तो ये सारा जो आंकड़ा है ये सब मुझे बहुत ही विवश कर दिया कि हम इस पर नौकरी बनाएं। अभी जो वर्तमान आंकड़ा है उसमें हम देख सकते हैं कि 7% नौकरी घटी है और मतलब स्टार्टअप की जो फंडिंग है उसमें भी कमी आई है। पिछले 6 साल में 180 अरब डॉलर यानी कि 14.76 लाख करोड़ की फंडिंग को हासिल करने वाला जो देसी स्टार्टअप है इस साल अभी संकट से जूझ रहा है। हम देख सकते हैं कि स्टार्टअप की फंडिंग घटने से नई नौकरियों में भी 33% की गिरावट आई है। तो ये जो सारे पहलू हैं इसने मुझे विवश किया। हम देख सकते हैं कि 9 साल में जो टैक्स का कलेक्शन है वो 3 गुना बढ़ा है और केंद्र सरकार का जो कर्ज है वो भी 100 लाख करोड़ बढ़ा है। तो ये बढ़ने के साथ साथ नौकरी में कमी क्यों आई है? अगर हम प्राइवेट नौकरी की बात करें तो उसमें भी कमी आई है और सरकारी नौकरी में भी हम देख सकते हैं जो सबसे बड़ा नियोक्ता मतलब जो रेलवे माना जाता है देश में, तो उसके भी जॉब में कमी आई है। एक तरफ जो स्टाफ लोग हैं वो पूरा स्ट्रेस में हैं। कुछ विभाग में आप देखेंगे कि कोई काम ही नहीं है, बहुत इत्मीनान से वो बैठे हुए हैं। किसी विभाग में इतना काम है जो उनको भीषण स्ट्रेस से जूझना पड़ रहा है। कहीं पर बहुत कम वेतन है तो कहीं पर बहुत ज़्यादा वेतन है। अगर हम मतलब देखें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का और तुलना करें तो हम देखेंगे कि कुछ सेक्टर में ये 8 गुना अंतर है वेतन में। और अगर मतलब नाजायज़ इनकम को जोड़ दिया जाए, घूस वाले रकम को जोड़ दिया जाए तो हम देख सकते हैं कि 50 से 80 गुना का भी अंतर हो जाएगा। तो इसी सब के बीच मैंने शोध किया और मतलब नौकरी के बारे में कि नौकरी की क्या स्थिति है और क्या होनी चाहिए, और नौकरी के साथ साथ जो जुड़ा हुआ और बहुत सारा पहलू है उस सब के बारे में मैंने शोध किया। और उसके बाद जो कंक्लूजन ड्राइव हुआ, जो अनुभव हुआ, जो चिंतन हुआ वो आप तक मैं शेयर कर रहा हूँ। एक बार मैं DAV में नामांकन हेतु एक बच्चा को परीक्षा दिलाने गया था। वहाँ एक सज्जन से मुलाकात हुई। भव्य प्रशस्त ललाट, सिंदूर का बड़ा सा ठोप किए हुए थे, बहुत ही आत्मीयजन प्रतीत होने लगे और बहुत ही धरातल पर बात करने वाले थे, व्यवहारिक बात करने वाले वो सज्जन थे। उनसे बातचीत होने लगी तो मेरे भी मन में इस बात को लेकर के बहुत कौतूहल का भाव था कि एक जो देशभक्त सरकार है, जो राष्ट्रवादी सरकार है, तो उसने अगर जॉब में इतना सारा कर्टेल कर दिया है तो ये कौन सा राष्ट्रवाद है? जबकि देश में कोई पढ़ा लिखा जो युवक बेरोजगार हो उसके लिए नौकरी की कमी हो, तो ये कैसा राष्ट्रवाद है? तो मैंने कुछ आंकड़े दिए कि कैसे नौकरी में कमी आई है। तो उन्होंने कहा कि आप एक भी बेरोजगार बता दीजिए जो काम करना चाहता हो और उसको नौकरी नहीं मिलती हो। मैंने इस बात के तहकीकात के लिए कई प्रकार के एम्प्लॉयर से संपर्क किया। एक गौपालक से मिला जिसके पास 5-6 गायें थीं और वह उसको देखभाल करने के लिए एक आदमी की तलाश कर रहा था।
जिसको वह 7,000 रुपया प्रति माह देने के लिए तैयार था। इससे पहले वह इसी काम के लिए एक महिला को 9,000 रुपया प्रति माह देता था। उस महिला को कहीं से किसी स्वयंसेवी संस्था से मतलब 50,000 का लोन मिल गया और वह काम छोड़ करके घर पर ही आराम फरमा रही थी। इसके बाद उस नौकरी के लिए कई लोग आते थे, उनमें से कोई 1 माह कोई 2 माह टिकता था और काम छोड़कर चला जाता था। वहीं कुछ ऐसे व्यक्तियों से मुलाकात हुई जिनके बच्चे ट्यूशन आदि पढ़ा करके अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालते थे और गार्जियन की भी मदद करते थे। एक आदमी जो अपने गांव में बैंक खुलवाना चाहता था, नेशनलाइज बैंक, तो उसके लिए उसने एमएलए, एमपी और बैंक एम्प्लॉई सबसे संपर्क साधा। तो उसने कहा कि स्टेट लेवल से बैंकर जो कमेटी की बैठक होती है जिसमें सरकार के भी प्रतिनिधि होते हैं, तो वहाँ मामला उठवाइए। बिहार के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और फिर वो विधायक से मामला उठवाइए, उसके बाद वो जाएगा तो रिजर्व बैंक को करेगा। तो मतलब जो पहले अगर आपको गांव में बैंक खुलवाना होता तो एसएलबीसी के मामला में आप जो बैठक में उस मामला को उठाते और फिर बहुत सहज ढंग से काम होता था। लेकिन आज उसके लिए आपको एकदम कितना पापड़ बेलना पड़ा। उस व्यक्ति ने प्रयास किया लेकिन उसको मतलब ये नहीं हुआ। तो जो रोज़गार देने वाले सेक्टर हैं, अगर उसको खोलने में सरकार की स्थिति ये होगी तो फिर रोज़गार आएगा कैसे सरकारी नौकरी में। हम देख सकते हैं कि ट्रेन की संख्या बढ़ी है, पटरी की संख्या बढ़ी है और मतलब अगर एम्प्लाई की संख्या में कमी हो जाए तो फिर ये सुचारू रूप से कैसे चलेगा। बैंकिंग सेक्टर है, उसमें अगर मतलब आप और ज़्यादा ब्रांच खोल रहे हैं तो और ज़्यादा स्टाफ चाहिए। तो अगर मतलब उसके जगह पर अगर सेवा केंद्र सबसे काम चला रहे हैं तो फिर सरकारी जो नौकरी है उसमें कमी आ जाएगी। यही स्थिति है। मतलब जो एक बजट में, जितना बजट में एक नवोदय चलता है उतना में आप 10 गो सेंट्रल स्कूल खोल सकते हैं, लेकिन आप 10 गो सेंट्रल स्कूल नहीं खोलिएगा और एक नवोदय भी नहीं खोलिएगा तो फिर उसमें जो टीचिंग जॉब में जो आने वाले लोग हैं तो उनके रोज़गार में कमी हो जाएगी। हम देख सकते हैं कई नवोदय स्कूल ऐसे हैं जहाँ जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर से काम चला रहा है और मतलब उसमें से भी टीचर को जो मतलब उस समय में 19,000 रुपया पाते थे और जिनको बिहार सरकार में 8,000 की नौकरी लग गई तो वो छोड़ करके उसमें चले आए। तो ये स्थिति है। तो अगर हम पड़ताल करें कि जॉब सिक्योरिटी लोग कैसे चाह रहे हैं और मतलब दरमाहा ज़्यादा चाह रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी चाह रहे हैं या कौन से सेक्टर में लोग चाह रहे हैं। एक समय था जब लोग बहुत सारे जो मेधावी युवा थे वो प्राइवेट सेक्टर को ऑप्ट करते थे, लेकिन जब से ये 6th पे और कमीशन लागू हुआ तो हम देख सकते हैं कि दरमाहा में कितना मतलब अंतर हो गया। 5th पे कमीशन के समय में जो मतलब ये दरमाहा में अंतर था 5 गुना, वो 6th पे कमीशन के बाद माने 7 गुना अंतर हो गया और कई क्षेत्रों में तो हम देख सकते हैं ये 20 गुना तक का अंतर है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। फिर हमने दूसरा पड़ताल किया कि मतलब जो प्राइवेट स्कूल में जो चलाने वाले एक सज्जन से मिला, जो उस स्कूल का कोई एफिलिएशन नहीं था, लेकिन उसमें बच्चे ठीक ठाक थे। तकरीबन 300 बच्चे उसमें पढ़ते थे, 250-300 बच्चे, और उस टीचर को मतलब 1,000 रुपया महीना देता था। 1,000 रुपया महीना देता था। तो मैंने पूछा कि 1,000 रुपया में आपको कैसा टीचर मिल जाता है। तो उस सज्जन ने बताया कि ऐसा नहीं कहिए कैसा टीचर मिल जाता है, पूरा कन्वेंट एजुकेटेड इंग्लिश स्पोकन जो है टीचर हमको मिल जाता है। लेकिन यही है कि पहले जिस समय में उसकी नौकरी लगती थी तो नौकरी नहीं करना चाहता था। अब उसके पास काम ही नहीं है कोई, पूरा बच्चे बड़े हो गए हैं, तो वो मन बहलाने के लिए भी मतलब स्कूल आती है कि उसके लिए पैसा मतलब 1,000 रुपया मायने नहीं है, लेकिन मतलब वो चाहती है कि थोड़ा इंगेजमेंट हो, समय भी पास हो जाए।
और एक टीचर से मिला जो मतलब वो भी देते थे 1000-1200 रुपया, और उनका स्कूल चलता था, उसमें भी लगभग 200 बच्चा था, लेकिन वो 3 महीना 4 महीना पढ़ देते थे। तो कुछ उसमें जो नीडी टीचर लोग थे, अच्छे मेहनत करने वाले, वो कुछ दिन के बाद चले जाते थे। और जो उनका जो स्कूल चलाने का जो ढर्रा था, जो पहले उसमें 6 कमरा लिए थे, अब धीरे धीरे अब एक ही क्लास में वो 3 गो मतलब क्लास के बच्चे को बैठाने लगे एक ही रूम में। फिर धीरे धीरे उनका डिटोरिएशन होने लगा और मतलब स्कूल में छात्रों की संख्या घट गई। तो मतलब जो स्टार्टअप था, जिसमें न कोई एफिलिएशन लिए थे न कोई चीज़, या फिर भी उससे जो कमा रहे थे 30-40 हज़ार रुपया, तो कुप्रबंधन और मतलब अनस्किल्ड और पैसा बचाने के चक्कर में, मेहनत कम करने के चक्कर में, गुणवत्ता घटाने के चक्कर में उनका जो इंस्टीट्यूशन है वो बर्बाद हो गया। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं कि एक ट्यूटर थी, वो बच्चों को पढ़ाने के लिए गार्जियन से संपर्क करके बच्चा को इकट्ठा की, लेकिन एक ही महीना में उसका जो सेवा इतना मतलब गुणवत्ता विहीन था, जो फिर उसका मतलब ये हो गया, बच्चे सब उससे हट गए। मैं एक दलाल को देखता हूँ, जिसको कि सभी भाषा में हम लोग प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं। उसने ज़मीन से करोड़ों रुपया बनाए, लेकिन उसने ज़मीन पर लोगों को कब्जा ही नहीं दिया। तो इसका परिणाम क्या हुआ? उसका मतलब साख गिर गया। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो सरकारी सेक्टर है उसी में गुणवत्ता की कमी हुई है। अब सरकारी सेक्टर को देख लीजिए, तो सरकारी सेक्टर में क्या है, अब मतलब जैसे न्याय विभाग पूरा सरकारी है, तो उसमें क्या है, उसमें इतने मुकदमे हैं जिसको निपटाने में मतलब एक एक मुकदमा ऐसा है जिसको निपटाने में 25 वर्ष लगेगा या 50 वर्ष लगेगा। यह काल के गर्भ में इस प्रश्न का उत्तर है। तबलीन सिंह आज से 25 साल पहले एक आर्टिकल लिखी थी, और उसमें उन्होंने बताया था कि अभी एक भी मामला दर्ज नहीं हो, और यही गति हुआ निपटाने का, तो 300 वर्ष लगेगा पूरा केस को निपटाने में। तो यही स्थिति है इनकम टैक्स, एक्साइज और कस्टम में। आप देख सकते हैं कि कई बार चपरासी स्तर के जो कर्मी हैं उनके यहाँ से 50 से 100 करोड़ रुपया तक की अवैध कमाती होती है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई का स्तर देख लीजिए कि 9वें और 10वें क्लास के कई बच्चों को पाठ का रीडिंग देने नहीं आता है। वहीं उच्च शिक्षा का अगर हम देखें तो उसमें देखेंगे कि एक एक जो प्रोफेसर हैं उनका जो अगर उनको वेतनमान है तो 2.5 लाख से 3 लाख रुपया है, और उनको कई बार महीने में 1 घंटे भी पढ़ाने का मौका नहीं मिलता है। तो मतलब वेतनमान वाले सरकारी डॉक्टर का भी देख लीजिए कि उनका भी दरमाहा 2 से 2.5 लाख है, लेकिन उनके लिए कितना सेवा दिया जा रहा है, ये इससे तो हम सब लोग अवगत हैं। यही स्थिति प्रखंड और अंचल कार्यालय का है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा का सारा जो सिस्टम वो है वो फेल है। बहुत जगह आप देखेंगे कि बहुत ईमानदारी से लोग काम कर रहे हैं। कई बार आप ऐसा भी देख सकते हैं कि लोग मतलब बिना आपको घूस दिए हुए भी काम हो जाता है। लेकिन कई बार जगह सिस्टम ऐसा हो जाता है कि अगर पूरा विभाग में एक ईमानदार पदाधिकारी आ जाए तो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा लोग। कई बार पूरे स्कूल में अगर एक टीचर पढ़ाने वाला हो तो पूरा सिस्टम उसको पढ़ाने नहीं देगा। तो आप प्राइवेट ये गुणवत्ता की जो मतलब कमी आई है, तो उसमें एक फैक्टर ये है कि अब जज की कमी होगी तो न्याय में तो देरी होगी। अब बैंक में आप भर्ती नहीं करेंगे तो बैंक का ब्रांच तो आपको घटाना पड़ेगा। स्कूल में जो मतलब गुणवत्तापूर्ण टीचर नहीं रखेंगे, या मतलब एक सिस्टम डेवलप ऐसे नहीं करेंगे, उनको तनाव को कम नहीं करेंगे, तो फिर मतलब ये दिक्कत और विसंगति आ सकती है। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि हर एक जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो बहुत बेहतर सेवा दे रहा है। आप देख सकते हैं कि कई प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जिसमें बच्चे तो हैं लेकिन योग्य शिक्षक इतने नहीं हैं कि बच्चे को पढ़ा सकें। कई अस्पताल में आप मोटी फीस देकर के भी गलत इलाज के चलते आपको जान गंवानी पड़ सकती है। कई ऐसे वकील हैं जिनके पास इतना कम ज्ञान है कि उनके कम ज्ञान और गलत पैरवी के कारण आपको मुकदमा हारना पड़ सकता है। कई बार आप एक वकील को देख सकते हैं कि एंटी पार्टी से मिल कर के आओ, आप उससे पैसा ले लेता है और आपका मतलब हार जाते हैं। कई बार मोटी फीस चुकाने के बाद आप देख सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज से जो बच्चे निकलते हैं, अगर उनको सरकारी नौकरी नहीं हो, अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करना पड़े, तो कई बच्चे ऐसे हैं
जो मेडिकल कॉलेज से निकलने के बाद अपना पेट भी ठीक से नहीं भर सकते। यही हालत प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले छात्रों का है, जिन्हें आज 7-8 हज़ार रुपया की भी नौकरी मुश्किल से मिल रही है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने जो गुणवत्ता को बढ़ाएं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तैयार करें, और यहाँ पर जो हमको सरकारी क्षेत्र में अगर हम बेहतर सेवा देना चाह रहे हैं तो हमको जो है स्टाफ भर्ती करना पड़ेगा। अगर हम माने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को माने टैक्स पेयर्स फ्रेंडली बनाना चाहते हैं तो वहाँ भर्ती करना होगा। अगर हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल माने खुले तो उसमें हमको टीचर का भर्ती करना पड़ेगा। अगर हम चाह रहे हैं कि मन त्वरित न्याय दें, रूल्स ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करें, तो जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो जज हैं, उनका भर्ती करना पड़ेगा। और अगर हम ये गुणवत्ता अगर दिखा रहे हैं तो फिर हमको नौकरी भी देनी पड़ेगी और बेरोजगारी भी कम होगी। और मतलब जो अगर सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर में न धुआं होता है, न धुकुर होता है, लोगों माने उस सेक्टर का आय भी बढ़ता है, लोगों को नौकरी भी मिलती है। तो भारत में जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का जो कंसेप्शन है, उसमें कई क्षेत्र में दोनों ही सेक्टर काम कर रहे हैं, तो उसमें हम प्रतिस्पर्धा